अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की क्लास में हम 19 मई 2025 ये मई जून का पेपर है तो ये सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 2026 के पेपर में रिपीट होने के चांसेस हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर देखें, आपका पहला क्वेश्चन, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। जब भी ये व्हाइट कलर का होगा, ये हमें व्हाइट जो है ये शो करते हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम लोग न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और ये जो ब्लैक कलर के होते हैं इसके ऊपर चार्ज होता है प्रोटॉन्स, इसको हम लोग प्रोटॉन्स कह देते हैं। और इस एक्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के 100% चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन मस्ट ये वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेबल डायग्राम हमने मेंशन कर दी। अब हमने देखना है कि मैस नंबर। आपको पता है मैस नंबर किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं? एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स को प्लस करते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 आपके पास मैस नंबर आ गया। और इसमें ग्रुप नंबर कैसे पता लगेगा? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3, तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो इसका ग्रुप नंबर 3 है। पीरियड नंबर कैसे पता लगेगा? नंबर ऑफ शेल्स हमें बताते हैं पीरियड नंबर। इसके 2 शेल्स हैं तो इसकी 2 होंगे। ठीक है, पीरियड नंबर 2 होगा। अच्छा, अब आपने देखना है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में कितने हैं और तीसरे शेल में कितने हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,3 ये होगी। ठीक है, उसके बाद गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का नेम आपने सजेस्ट करना है। अब आप देखें कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होते तो हमने देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 होने की वजह से इसका एटॉमिक नंबर 5 है, जो कि बोरोन का होता है, बोरोन 5। तो गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट हमसे पूछा है, तो यहाँ पे सिंबल नहीं लिखना, यहाँ पे आपने नेम लिखना है, बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ स्मॉल पीस ऑफ लिथियम इज रफली एडेड टू अ ट्रफ ऑफ वाटर। स्टेट 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर। सबसे पहले तो आपको पता है कि लिथियम ग्रुप 1 की मेटल्स जब भी रिएक्ट करती हैं वो फिजिंग कॉज करती हैं और हाइड्रोजन गैस एस्केप होती है। और ये चूंकि इनका वाटर की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है और इनकी लिथियम ग्रुप 1 की मेटल्स की डेंसिटी कम होती है, मूव ऑन सरफेस ऑफ वाटर या फ्लोट्स, मूव ऑन सरफेस ऑफ वाटर, तेज मूव करते हैं सरफेस ऑफ वाटर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का पार्ट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होंगी? जब लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपको पता होना चाहिए लिथियम हाइड्रोक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आपका ये ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा। After the reaction is complete, a few drops of universal indicator are added to the solution of the trough. Explain the color and pH of the solution in the trough. ठीक है, अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने pH किस तरह आइडेंटिफाई करनी है। जैसा कि आपको पता है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा OH, तो इसमें OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस है, OH नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट, तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन, ये क्या है? प्रेजेंट, और ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन जब भी होगा तो इसकी पीएच रेंज हमारे पास क्या होगी? इसकी पीएच रेंज हमारे पास 11 to 14, कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं पीएच सॉल्यूशन का। और यहां पे आगे आपने इसका कलर बताना है। अब हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के फ्यू ड्रॉप्स जब हम डालते हैं तो फिर क्या चेंज आता है कि इसमें आपने देखना होता है कि ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, टर्न्स ब्लू। ठीक है, तो ये जो है आपके पास ये चेंज आएगा। उसके बाद गिव द फॉर्मूला ऑफ द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीएच। वही हमने जो पहले ऊपर बात बताई, OH नेगेटिव आयंस की वजह से यहां पे ये पीएच शो कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास फर्दर, लिथियम आयन कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग अ फ्लेम टेस्ट। इसका फ्लेम टेस्ट हम लोग करते हैं तो इसका लिथियम का कलर क्या होता है? लिथियम को जब हम लोग फ्लेम टेस्ट करते हैं इसका रेड फ्लेम होता है, और पोटाशियम का
लाइलेक फ्लेम होता है और सोडियम का येलो फ्लेम होता है। तो इसमें हम लोग रेड इज द राइट आंसर, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के भी 90% चांसेस हैं आने के, और इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। जैसे कि आप देख रहे हैं वी के अंदर कोई जो है स्पॉट क्रिएट नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या है, ये इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन इनसोल्यूबल। ठीक है, उसके बाद W में देखें तो आपके पास एक डाई है, X में आपके पास 2 डाइज हैं, Y में आपके पास 3 डाइज हैं, और यहां पर Z में आपके पास 4 डाइज हैं। तो मैं यहां पे अपनी हेल्प के लिए ये मैं पहले से लिख रहा हूं ताकि मैं डायरेक्ट जो है यहां से मैं देख सकूं। अब यहां पे आपके पास 2 डाइज हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द स्टार्ट लाइन ऑन द पेपर इज ड्रॉन इन पेंसिल रादर देन इंक। तो आपको पता है कि पेंसिल जो है, पेंसिल इज इंसोल्यूबल इन सॉल्वेंट, पेंसिल लाइन इज इंसोल्यूबल इन सॉल्वेंट, ये इंसोल्यूबल होती है, इंसोल्यूबल इन सॉल्वेंट। और जबकि इंक जो है, इंक क्या है, सोल्यूबल। ठीक है, इंक सोल्यूबल होती है इन अ सॉल्वेंट, और इंक सोल्यूबल इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो फिर हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सके, सोल्यूबल इन सॉल्वेंट। ठीक है, जिसकी वजह से वी कैन नॉट गेट द डाइज सेपरेटेड। ठीक है, क्रोमेटोग्राम क्या करता है, डाइज को सेपरेट कर देता है, डाइज सेपरेटेड। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई टू इंक्स कंटेन्स द डाई दैट इज मोस्ट सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपने वो देखना है कि अगर मोस्ट सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट टू इंक्स कंटेन अब यहां पे 2 इंक्स थी, कौन कौन सी, X और Z था। इन्होंने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा X एंड Z का, तो आपने विच 2 इंक्स का बताया, तो X और Z है। एज they travel more distance, ठीक है, that shows it is more soluble, that shows they are more soluble। ठीक है, they are more soluble। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहां पर देखें तो इसी का एक क्वेश्चन है, W कंटेन्स ओनली वन डाई। अब आपको कैसे पता चला, आपको इसलिए पता चला कि W हैज ओनली 1 स्पॉट। ठीक है, इसके ऊपर जो क्रोमेटोग्राम पेपर के ऊपर था वो एक ही, ओनली 1 स्पॉट, तो उसने एक ही स्पॉट शो किया था, जिसकी वजह से हमें पता चला कि इसके अंदर 1 डाई है। अब V में कंटेन्स मोर देन 1 डाई, V इज इंसोल्यूबल, V इंसोल्यूबल था क्योंकि इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि सोल्यूबल इंसोल्यूबल है। सो दे हैव मोर देन 1 डाई, तो इसके अंदर मोर देन 1 डाई, एक डाई से ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन 1 डाई। अच्छा, अब RF वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है इसका फॉर्मूला, RF वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पॉट। ठीक है, तो W का कहा गया, तो W की डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पॉट। तो अब आपने क्या करना है, आपने स्केल रखकर इसका डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पॉट फाइंड कर लेना है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोलवेंट आपने फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोलवेंट। ठीक है, तो अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, अब आप सोच रहे होंगे सर यहां पे अगर हम W को देखें तो यहां पे तो मार्क पॉइंट्स दिए ही नहीं, तो आपने क्या करना है, स्केल रखना है, ये पेंसिल लाइन से स्टार्ट करना है और सोलवेंट फ्रंट तक आपने मेजर करना है डिस्टेंस। ये आपका सोलवेंट फ्रंट का डिस्टेंस हो जाएगा, और W का कहा गया था, तो W का डिस्टेंस यहां तक बनता है, तो W का आपने यहां से यहां तक स्केल रख के आपने मेजर कर लेना है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पॉट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट करके RF वैल्यू निकालनी है, और RF वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होती है हमेशा। ठीक है, और यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपका आंसर आ जाता है
19। तो आपने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है तो ये 8.2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज का खास ख्याल रखना है, 4 मार्क्स लेने के लिए आपको ये सारा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है कैल्शियम फोस्फेट इज एन आयनिक कंपाउंड विद फॉर्मूला कैल्शियम फोस्फेट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स की जब भी बात करें तो कैल्शियम कितने हैं, 3, ठीक है। फोस्फोरस को आपने ओपन करना है, फोस्फोरस आपके पास 2 होंगे, ऑक्सीजन 4 इंटू 2 8, 8 9 10 प्लस 3 13 आपके पास बनते हैं, तो यहां पे आपने 13 को मार्क करना। व्हाट आर द करेक्ट चार्जेस ऑन द आयंस ऑफ इन कैल्शियम फोस्फेट। अच्छा, PO4 -3 होता है और कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस होता है, क्योंकि ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो आपके पास ये वाला बी ऑप्शन होगा। इसमें आपने एलिमिनेशन रूल अप्लाई करना है। कैल्शियम का चार्ज तो सभी को पता होगा, तो आपके पास +3 तो होता नहीं, ठीक है, तो इसलिए सी और डी आंसर नहीं हो सकते। तो एलिमिनेशन रूल, जब भी आपने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। अब रिलेटिव फॉर्मूला मैस आपने फाइंड करना है। रिलेटिव फॉर्मूला मैस आपको इनके AR जो है एटॉमिक मैसेज वो आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएंगे। कैल्शियम 40 होता है, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फोस्फोरस आपके पास 31 है और 31 इंटू 2, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो 4 इंटू 2 8 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। आपने सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करना है। कैल्शियम 3 है, फोस्फोरस 2 है, ऑक्सीजन 8 है। जब आप ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आपके गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम फाइंड करना है। परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय AR एटॉमिक मास, उसका जिस भी एटम का हम लोग जो है परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय MR होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास आपने ऊपर फाइंड कर लिया होगा, और नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम के कितने हैं, 3 हैं, मल्टीप्लाई बाय 40 इसका AR होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय आपने MR ऊपर फाइंड कर लेना, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैन रिएक्ट विद फोस्फोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम फोस्फेट। अब कंप्लीट द इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है आपने जस्ट। अब आप देखें तो कैल्शियम इधर कितने हैं, 1 है, और यहां पर कितने हैं, 3। तो अगर मैं यहां पे 3 प्लेस कर दूं तो कैल्शियम मेरे बैलेंस हो जाते हैं। अब कैल्शियम के बैलेंस होने की वजह से यहां पर देखें OH मतलब ऑक्सीजन भी तो चेंज हुए, ठीक है, जिसकी वजह से हमें यह पता लगता है कि ऑक्सीजन डबल है, और ये 3 2 6 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन भी 6 हो जाएंगे यहाँ पे। तो 6 ऑक्सीजन प्लस 6 हाइड्रोजन, ठीक है। और अब देखते हैं बाकी फास्फोरस ऑक्साइड। अब देखें ये PO4 2 है, तो अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं तो एक साइड तो बैलेंस हो जाती है, ठीक है ना। तो एक साइड बैलेंस हो गई, और इससे हमें पता लग गया कि यहां पर हमने 1 ही प्लेस करना है। कैल्शियम 3 है, कैल्शियम 3 हो गए, PO4 यहां पे 2 थे, तो मैंने यहां पर भी 2 लगा दिया। अब आपने हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, हाइड्रोजन काउंट कर लें, 3 2 6 प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 प्लस 6 12 होते हैं, 12 का हाफ 6 लगा देंगे। तो ऑक्सीजन भी चेक कर लें कि यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6 और यहां पर 6 ही होंगे। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्यूटेन इज एन अल्कीन, एक्सप्लेन व्हाई ब्यूटेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ब्यूटेन, अब सबसे पहले आपने बताना है कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और अब आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सेकंड मार्क पॉइंट और थर्ड मार्क पॉइंट, वो क्या होगा। अब सबसे पहले आपने ये लिखना है, आगे ये हाइड्रोकार्बन्स मेंशन किया हुआ है, एंड दे ओनली हैव, उनके पास सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, इनके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, ओनली। अच्छा, इसमें सेकंड मार्क पॉइंट यह है कार्बन एंड हाइड्रोजन, और थर्ड मार्क पॉइंट ओनली है, जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन लिख देते हैं। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो भी बड़ा ही आसान है।
When butane burns completely in oxygen, carbon dioxide and water are produced. आपको मोस्टली ये चीजें बताई जाती हैं. तो अब ब्यूटेन आपको पता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन में मोस्टली आपको गिवन होता है C4H10. तो यहां पे आपने C4H10 लिख लेना है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न हो रहा है और क्या चीज प्रोड्यूस कर रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज आ जाती है, आपने इसको बैलेंस कैसे करना है. बैलेंस करने के लिए आपके पास कार्बन यहाँ पे 4 है, यू हैव टू प्लेस 4 हियर एंड हाइड्रोजन एटम 10 है, तो आपने यहाँ पे 5 प्लेस कर देना. एक साइड बैलेंस होगी, अब ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं. 4 2 8 प्लस 5 इंटू 1, तो आपके पास 8 प्लस 5 कितने बन जाते हैं, 13 बनते हैं. तो 13 का हाफ आप इसको ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं. तो आप दोनों मेथड से इसको लिख सकते हैं. अच्छा जी, अब इनकम्प्लीट कंबस्शन में, इनकम्प्लीट कंबस्शन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होती है और वन प्रोडक्ट इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरी प्रोडक्ट गिव द नेम ऑफ अनदर प्रोडक्ट ऑफ दिस इनकम्प्लीट कंबस्शन. अब इसकी दूसरी प्रोडक्ट आपके पास वाटर होगी. ठीक है, वाटर और कार्बन भी एक और प्रोडक्ट होती है. तो मैं प्रेफर ये करता हूं कि आप वाटर लिख दीजिएगा क्योंकि यही अनदर प्रोडक्ट है इनकम्प्लीट कंबस्शन की. इसके बाद हम लोग इसकी मार्क स्कीम देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए. अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, इज पॉइजनस टू ह्यूमन. अब ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस द कैपेबिलिटी ऑफ कैरी ऑक्सीजन टुवर्ड्स ब्लड, कैरी ऑक्सीजन टू ब्लड. ठीक है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी ये रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से अस्थमा वाली बीमारियां पैदा होती हैं और इंसान की डेथ भी हो सकती है. अच्छा, अब आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आता है. ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अच्छा, अब आपके पास डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ ईच आइसोमर, यहां पर C4H10 के बारे में बताया गया है और आइसोमर पूछे हैं 1 2 3 4 स्टेट कार्बन चेन्स लगा लेनी है. दूसरे में आपने 1 2 3 और फोर्थ वाला कार्बन एटम हटा के आपने टर्मिनल पे कभी भी नहीं लगाना. जब भी ब्रांच लगती है तो टर्मिनल कार्बन एटम से आप जो कार्बन एटम हटाते हैं तो टर्मिनल पे कभी भी नहीं लगाते. ठीक है, तो ये इसका रूल है. बाकी आपने हाइड्रोजन पूरे कर लेना है, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3. ठीक है, इस तरह आपने इसको पूरा कर लेना. एक्सप्लेन व्हाई हेक्सेन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन. अब आप देखें, सबसे पहले तो ये हमें पता लग रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. कार्बन एटम्स आर मोर, ठीक है, आर मोर इन हेक्सेन. ठीक है, हेक्सेन के अंदर जो है कार्बन एटम्स ज्यादा हैं देन ब्यूटेन. ठीक है, उसके बाद इसकी वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर forces of attraction between molecules लिखना है. और थर्ड मार्क पॉइंट, so a lot of energy is needed to break the IMF लिखना है. so a lot of energy is needed to break the IMF. अब बच्चे यहां पे एक गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि यहां पे मोर एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द आईएमएफ. तो याद रखिएगा, अ लॉट ऑफ एनर्जी लिखना है, मोर एनर्जी इग्नोर में चला जाएगा. तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द आईएमएफ, ब्रेक द आईएमएफ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. अच्छा, स्टेट टू कंडीशंस नीडेड फॉर आयरन टू रस्ट. एक तो आपको वाटर चाहिए, ठीक है, और दूसरे नंबर पे एयर चाहिए. वाटर एंड एयर, दीज आर द टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस यूज्ड टू कोट आयरन विद जिंक. तो ये आपके पास इस प्रोसेस का नाम गैल्वेनाइजिंग होता है और गैल्वेनाइजिंग आपने लिखा.
व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज 4 मेटल्स। ठीक है, अब ये 4 मेटल्स हैं, इनकी करेक्ट रिएक्टिविटी बतानी है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एल्यूमिनियम, केयरलेस ज़ीब्रा, जिंक। ठीक है, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इसमें सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इसके बाद अब आपके पास आयरन के टेस्ट आ जाते हैं। आयरन +3 का टेस्ट क्या है, आपने इसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऐड करना है। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, ये ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट देता है, ग्रीन पीपीटीज। ठीक है, तो ये आपने देखना है इसमें व्हाट इज व्हाई दिस इज द रिडोक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको कंफर्म भी कर लेते हैं, ग्रीन प्रेसिपिटेट हैं कि भाई कौन से हैं, तो साथ साथ कंफर्म करते जाएं। अब आप अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, सॉरी यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाला और यहां पे ग्रीन नहीं थे, ब्राउन प्रेसिपिटेट थे। ठीक है, तो यहां पे ये बच्चे अब ये गलती करते हैं, अब ग्रीन प्रेसिपिटेट जो है Fe+2 के बनेंगे, तो यहां पे आपने लिखना है इसको ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्राउन पीपीटीज। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है, जब भी +3 आएगा तो ब्राउन पीपीटी, और जब भी +2 आएगा तो फिर आपके पास ग्रीन प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब यहां पे देखें ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड ने Fe2O3 लूजेस ऑक्सीजन। ठीक है, जो चीज ऑक्सीजन लूज करे उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, तो ये रिडक्शन हुई। और जो चीज ऑक्सीजन गेन करे, जैसे कि ये देखें, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गेन्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसने ऑक्सीजन गेन की, तो इसलिए हम लोग इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। और ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर इन्वॉल्व, उस प्रोसेस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब आपने देखना है, कैलकुलेट मिनिमम मैस ऑफ आयरन 3 oxide needed to produce 28 theoretical yield of 28 grams of iron। अब आपने फाइंड क्या करना है, मैस ऑफ आयरन ऑक्साइड। मैंने मैस का फॉर्मूला लिख लिया, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला भी आता है मुझे, Fe2O3 ऊपर दिया हुआ था, और मोल्स मल्टीप्लाई बाय mr। ठीक है, अब यहां पे आपके पास 28 ग्राम्स ऑफ आयरन है Fe, तो यहां से आपने सबसे पहले गिवन डेटा से मोल्स निकालने हैं। मोल्स किसके निकलेंगे, Fe के, 28 डिवाइडेड बाय 56। तो ये आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा भाई, आपके पास आंसर 0.5 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे आपने रेशो मेथड पे चले जाना है। आयरन रेशो किसकी रिक्वायरमेंट है भाई, मोल्स किसके निकालने हैं, Fe2O3 के, Fe2O3। अब हमें इक्वेशन की जरूरत है, हम इक्वेशन पे चले जाएंगे। Fe2O3 1 है और Fe2 है, तो मैं यहां पे 2:1 लिख देता हूं। आयरन के मोल्स मेरे पास 0.5 आए थे, और यहां पे ये हमने फाइंड करने, 0.5 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 0.25 बन जाता है, विच इज द मोल्स ऑफ Fe2O3। ठीक है, ये मोल्स आ गए Fe2O3 के। अब हमने सिंपली ये जो वैल्यू है इसको इस फॉर्मूला में प्लेस करना है। Fe2O3 की ये क्या वैल्यू थी, 0.25, और इसका MR आपको यहां पे ये गिवन होगा। मोस्टली क्वेश्चंस में ये गिवन होता है पियर्सन एंड एक्सेल में। अब आपने इसका आंसर निकालना है, ये आपके पास 40 ग्राम्स आ जाएगा। इसी तरह ये आपकी क्या थी, उसने खुद बता दी, थ्योरेटिकल यील्ड थी। अब वो कहता है कि एक्चुअल यील्ड इतनी है भाई 21 ग्राम्स, तो परसेंटेज यील्ड निकालो। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो एक्चुअल यील्ड आपकी कितनी आई, 21, और थ्योरेटिकल यील्ड आपकी कितनी थी, यहां पे 40 थी। तो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये मेरे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी, विच इज 75%। अच्छा जी, अब आपके पास है, अ स्टूडेंट डज एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द मैक्सिमम टेम्परेचर चेंजेस व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, आपको ये खुद बता रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा भाई। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम जो है ये पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव पोर्शन उठा लेगा। ठीक है, तो अब ये सोडियम सल्फेट बन जाएगा, NaSO4। अब बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, NaSO4 लिखाते हैं, जो कि गलत है। यहां पर सोडियम के ऊपर चार्ज +1 होता है, SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है। बाय आयन एक्सचेंज मेथड ये जो 2 है ये यहां पर चला जाना है, तो आपने यहां पर ये वाला 2 प्लेस करना है, Na2SO4 बनेगा आपके पास। ठीक
ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट जो है वो आपकी वाटर बनेगी, हाइड्रोजन 2 हैं और 2 OH हैं, तो आपके पास H2O बनेगा और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, अब आप देखें क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। सल्फेट आपके पास एक ही है, सोडियम 2 है और OH 2 है। अच्छा, अब ये सेम क्वेश्चन आपने कल की क्लास में भी देखा होगा, लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको 2025 का नवंबर का पेपर एक्सप्लेन किया था। अब ये पढ़ते हैं। दिस इज द स्टूडेंट्स मेथड, एड 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन टू अ ग्लास बीकर, रिकॉर्ड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सबसे पहले 50 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्लास बीकर में डाला, इनिशियल टेम्परेचर रीड करना है, उसके बाद रिकॉर्ड कर लिया। Add 5 centimeter cube of dilute sulfuric acid to beaker. Stir the mixture. Record the highest temperature reach. अच्छा जी. The student repeats step 3 and 4 until a total of 40 centimeter cube of acid has been used. Explain one way the student could improve the accuracy of experiment. आप इसको 2 मिनट सोचें। ठीक है, सोचने के बाद फिर आप अपने ज़हन में आंसर करें। देन मैं आपको मार्क स्कीम दिखाता हूं। मैं यहां पर लिखूंगा नहीं, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इग्नोर हो जाते हैं, जो कि बड़े जरूरी पॉइंट्स हैं। अगर आप लिखने वो इग्नोर हो सकते हैं, और जो आपने ठीक आंसर करना है वो क्या होगा। स्टेप 3 और 4 को देखें। 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड हैज बीन यूज्ड। एक्सप्लेन वन वे द स्टूडेंट कुड इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। स्टेर द मिक्सर, रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर रीच। थर्ड में एड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अ बीकर। अब आप इसका आंसर चेक करें। अच्छा जी, अब इसके आंसर में आपने क्या करना है, यूज अ पॉलीस्टाइरीन कप। ठीक है, यहां पे एक तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहां पे पॉलीस्टाइरीन कप यूज कर लें। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन कप के यूज करने से जो है हीट लॉस वो कम होगा। ऑल्दो हीट लॉस जो है वो होना ही होना है। अगर आपने प्रिवेंट हीट लॉस लिख दिया ना, वो गलत कंसीडर किया जाएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्रिवेंट हीट लॉस नहीं लिखना, एनी अदर एक्सेप्टेबल आंसर। और अगर आप इसके अलावा कोई आंसर एक्सेप्टेबल आंसर कर देते हैं जो इससे मिलता जुलता हो, तो इस पे भी मार्क पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आना ही आना है। एक क्वेश्चन आपका मस्ट इस टाइप का आना है, जिसमें आपने ये ग्राफ प्लॉट करना है। 0 पे 21, ठीक है, तो 0 पे 21 कितना बनता है भाई? हम देखें तो ये 25 तक है। इट मींस दैट 1, 2 और 2.5 2.5 है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये कितना बनेगा आपके पास। ये 21 अगर कर दें, 22 कर दें, 23 कर दें, ये 24 कर दें। ठीक है, तो ये एक एक ब्लॉक। अच्छा, अब हमारे पास डेटा क्या है? डेटा ये है 0 पे 21 का आपने ऐसे क्रॉस लगा देना। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास है 5 पे 22.3, फिर 23.8, 22.3, 23.8, 22.3। तो 22.3 जो है ये 10 ब्लॉक्स के इक्वल है ना, 1 2 3 4 5 नहीं, तो ये 22.3 जो है ये आपके पास 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 2, तो ये यहां पे बनेगा, इधर क्रॉस आपने लगा देना। और इसके बाद था 23.8, 23.8 कितने पे था भाई? ये 5 पे था, सॉरी 22.3। तो 5 के ऊपर आपने 20, यहां पे ये 5 था, तो इस पे आपने 22.3 मार्क करना था। और 10 पे आपने क्या मार्क करना है? 23.8, 23.8। तो ये आपके पास यहां पे बनेगा, इधर आपने क्रॉस मार्क कर देना है। उसके बाद इसी तरह आपने ग्राफ के बाकी पॉइंट्स 15 पे 24.4, 26.5, 24.4, 24.4, 26.5, ठीक है, 26.5 इधर हाफ पे बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक एक नंबर पे जो है वो आ रहा है। 26.5, फिर 28.0, 28.0, फिर 28.5, यहां पे भी लिख लेते हैं 26, 27, 28। अच्छा जी, यहां पे क्या था? 20 पे जो था वो 26.5 था। 15 पे 24.4 था, 24.4, ठीक है। और 20 पे क्या था? 26.5, वो हमने लगा लिया। और उसके बाद 28 लगाएंगे हम लोग, ठीक है।
अब ये 28 आपका यहां पे लग गया। उसके बाद फर्दर आपके पास है फर्दर 28.5, देन 28.2, 28.5, ठीक है, ये हाफ पे जाके लगेगा। और 28.2 आगे आ जाता है, 28.2 ये आपके पास नीचे आ गया यहाँ पर। और 27.9, ठीक है, तो 27.9 लास्ट पॉइंट पे आपके पास यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ऐसे मार्क कर लेना है, ये आपके पास 29 आ गया। अच्छा, अब आपने ये ग्राफ जो प्लॉट किया है, ये ग्राफ बिल्कुल आपने एग्जैक्ट अगर आपने प्लॉट किया रिजल्ट्स के मुताबिक तो आपको 1 मार्क पॉइंट दे दिया जाएगा। ड्रॉ सर्कल अराउंड द एनोमलस रिजल्ट। आगे देखें, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट द फर्स्ट 6 पॉइंट्स इग्नोरिंग द एनोमलस रिजल्ट। अब आ गया मेन बात, तो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, स्केल रख लीजिएगा, ठीक है। स्केल से आपने 6 पॉइंट्स को जो है वो मैच करना है, तो आपके 6 पॉइंट्स ये बनेंगे। अगर मैं इसको सेकंड डिफरेंट कलर से मेजर करूं तो ये ठीक है, और मुझे जो लगता है मेरा एनोमलस रिजल्ट 1 2 3 4 5 और ये 6 बन जाएगा, ठीक है। अब एनोमलस रिजल्ट आपके पास ये है जो कि आ रहा है 15 पे, और 15 पे आ रहा है 24.4, ठीक है। तो अब इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, 24.4। ये देखें, एनोमलस पॉइंट इज 15 सेंटीमीटर क्यूब, सर्कल द एनोमलस पॉइंट एट 15 सेंटीमीटर क्यूब, वही निकला हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 मार्क्स भी गेन कर लिए और ये भी हमने एनोमलस रिजल्ट भी हमने बता दिया। अच्छा, उसके बाद अब मेक श्योर दैट द 2 लाइन्स क्रॉसेस, यहाँ पे दूसरा मार्क पॉइंट लेने के लिए आपने इस 2 लाइन्स को क्रॉस भी करना है भाई। ये वाली लाइन ऐसे करके ऐसे लेके जानी है और ऐसे क्रॉस करवानी है, ठीक है। और इसको स्केल रख के सीधा आपने इसको एक्सपेंड करना है। अच्छा जी, अब आप देखें, वॉल्यूम ऑफ एसिड, द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस शोज द वॉल्यूम ऑफ एसिड नीडेड टू एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज द एल्कली, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर रीच, यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन द वैल्यू। अब वॉल्यूम ऑफ एसिड आपने निकालना है। अब देखें, आपके पास ये 2 लाइंस जहां पे क्रॉस कर रही हैं, किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं, ये कर रही हैं 30 पे, ठीक है। तो अगर आप स्केल रख के लगाएंगे तो ये थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है, तो इसका मार्क पॉइंट देख लेते हैं हम। तो ये आपके पास 28.6 बन रहा है, वॉल्यूम आपके पास एसिड का 27.5 बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब द फर्स्ट बेस्ट फिट और सेकंड बेस्ट फिट लाइन आपने ड्रॉ कर दी थी। अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ एसिड देखना आपने, वॉल्यूम ऑफ एसिड यहां पे हम लोग 26.7 जो भी हमारी स्केल रखने से आएगी वैल्यू वो लिख लेते हैं। और टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया भाई, मैक्सिमम टेम्परेचर आपके ख्याल से कितना टेम्परेचर गया है, सोचें और बताएं। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर आप देख सकते हैं तो वो 28.6, या फिर यहाँ पे जो भी ये पॉइंट बन रहा है इसको जहां पे क्रॉस करी है ये लाइन, ठीक है। ये देखें, क्रॉस जो है ना वो थोड़ा सा इधर है, इसलिए ये समथिंग इधर वैल्यू आ रही है आपके पास। तो ये आ जाएगी आपके पास यहाँ पे वैल्यू, हम लोग लिखते हैं 28.6, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट माइट हैव कॉज्ड द एनोमलस रिजल्ट। अब एनोमलस रिजल्ट कैसे आया? एनोमलस रिजल्ट आपने अपनी डायग्राम से भी गेस कर सकते हैं, ये जो ग्राफ बनाया है, और यहां से भी गेस कर सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड इन सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर दिया हुआ है। यही 2 रीजन हो सकती हैं कि यहाँ पे एनोमलस रिजल्ट क्या होता है। देखते हैं अब मार्क पॉइंट्स। अब यहां पे देखें, टेम्परेचर टू अर्ली ले लिया हो, बिल्कुल, सो हाई टेम्परेचर वाज नॉट रीच्ड, या फिर उसको स्टेयर नहीं किया, सो हाई टेम्परेचर वाज नॉट रीच्ड, ठीक है। स्टेयर करने से भी हाई टेम्परेचर होता है और यहां पे स्टेयर भी नहीं किया होगा। ये देखें, ये क्वेश्चन फिर अगेन रिपीट हुआ, डायमंड और ग्रेफाइट का रेफरेंस टू इट्स बॉन्डिंग, व्हाई डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब डायमंड के अंदर देयर आर कार्बन टू कार्बन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, हैव स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब यहां पे बच्चे सबसे बड़ी गलती करेंगे, रेफरेंस टू इस बॉन्डिंग के बारे में लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आपने सबसे पहला मार्क पॉइंट रेफरेंस टू इट्स बॉन्डिंग इसके बतानी है कि इसकी बॉन्डिंग क्या है। बॉन्डिंग में आपने लिखना है जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर।
ये लिखने के बाद आपने इसकी रीजनिंग देनी है। जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, उसके बाद सेकंड मार्क पॉइंट, हैव स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, is needed to break the bond, ठीक है, ये आपने याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड अ कंडक्टर। अब ग्रेफाइट जो है, आपने फिर वही बात स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में बताना है। सबसे पहले आपने लिखना है ये जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद आपने बताना है इसमें लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स होती हैं, हैव लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, दे स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है, लेयर्स स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है सॉफ्ट होता है। सो इट इज सॉफ्ट। नेक्स्ट आपके पास है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपने ये बताना है ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, कार्बन एटम इज bonded to 3 other carbon atoms, to 3 other carbon atoms, जिसकी वजह से एक कार्बन एटम फ्री है, सो इट हैज delocalize electron which move throughout the structure, ठीक है, electron which move throughout the structure, पूरे स्ट्रक्चर में ये मूव करता है और मूव करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्लोरोईथीन है, C2H3Cl इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल दैट इज यूज्ड टू मेक पॉलीक्लोरोईथीन, ठीक है। अब कहते हैं कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाओ पॉलीक्लोरोईथीन की। अब आपने याद रखना है, जब भी आपको स्ट्रक्चर दिया हो ना, जो भी दिया है, ठीक है, उसको आपने बना लेना है। अब मैं कार्बन का ड्रॉ कर लेता हूं, ये कार्बन है, ये इसके साथ ये वाला कार्बन है, ठीक है, तो मैंने दोनों को कार्बन मेंशन कर दिया क्योंकि ये मेरे पास कार्बन थे। इसके साथ अब हाइड्रोजन लगे हुए, हाइड्रोजन को मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता ताकि आइडेंटिफिकेशन रहे। हाइड्रोजन एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, ठीक है, इसी डायग्राम को देखकर बना रहा हूं डॉट एंड क्रॉस। अच्छा, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इस क्वेश्चन में मस्ट आना है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कार्बन कार्बन में 2 लाइंस हैं, तो इसका मतलब इसने 2 डॉट क्रॉस शो किए, और यहाँ पे 1 डॉट क्रॉस, 1 डॉट क्रॉस। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, इसलिए। अब क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको एक रिक्वायर है ना, तो एक इसका जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी के 6 रह गए हैं, तो वो 6 आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं। वो क्रॉस से लगा दें या डॉट से लगा दें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। होपफुली इसकी भी समझ लग गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन व्हाट इज मीन बाय कोवलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन, यहां पे 2 चीजें हैं आपके पास, एक तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, electrons are attracted by nuclei of 2 atoms, ठीक है, nuclei of 2 atoms, और इसके अंदर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, अट्रैक्शन है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स जो है वो आपने लिखना है,
ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। अब आपके पास पॉलीक्लोरोइथीन है, आपके पास क्लोरोइथीन का उसने बनाकर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। ऊपर दिया हुआ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये इधर एक्सपैंड हो जाएगा और इधर एक्सपैंड हो जाएगा। तो आपके पास रहेगा क्या कि आपके पास ये रहेगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, तो आपने यहां पर बॉन्ड एक्सपेंड कर देना और यहां पर बॉन्ड एक्सपेंड करना, ऐसे लगाना है। ठीक है, और यहां पे एन लिख देना है। अब आगे आपको ये कहता है कि पॉलीक्लोरोइथीन इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया नहीं होता। टू मेन मेथड्स यूज्ड टू डिस्पोज ऑफ पॉलीक्लोरोइथीन, वन प्रॉब्लम कॉज बाय ईच मेथड। ठीक है, आपने दो प्रॉब्लम्स लिखनी है। एक तो इसको ऑन बर्निंग, जब हम लोग इसको बर्न करते हैं पॉलीक्लोरोइथीन, ये शॉपर होता है हमारे पास। ऑन बर्निंग इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और विच कैन कॉज, क्या कॉज करती है भाई, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो आपने इसकी रीजन में यहां पर विच कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग, डे बाय डे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। और दूसरे नंबर पे आपने ये बताना है कि ये इनर्ट होते हैं, ठीक है, रिएक्ट नहीं करते, सो दे फिल द लैंडफिल साइट, सो दे फिल द लैंडफिल साइट। तो ये लैंड्स के फिल साइट के ऊपर अगर आप इसको बरीड करेंगे, मतलब जमीन के अंदर दबा देंगे, तो लैंडफिल साइट को ये फिल कर देंगे, साइट्स को फिल करते जाएंगे, ये डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, 100% चांसेस हैं ये क्वेश्चन के आने के। अच्छा, इसके स्टेप्स याद रखने हैं। आपके पास जो भी परसेंटेज दी हो, उसके परसेंटेज के आगे परसेंटेज का साइन नहीं लगाना, जस्ट उसकी वैल्यूज लिख लेनी है, और डिवाइडेड बाय स्टेप नंबर 1, डिवाइडेड बाय AR हम लोग करते हैं। 12 है, इसका 1 है, इसका 80 है। ठीक है, जो भी आंसर है स्टेप नंबर 1। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप जो है, हम लोग अपना टाइम सेव करने के लिए इसको देख लेते हैं। स्टेप नंबर 2, 1.83, 4.6, 1.83, 4.6, और लास्ट में आपके पास 0.92। अब सेकंड स्टेप में आपको पता है कि जब आप डिवाइड करने के बाद आंसर आए तो डिवाइड बाय लोएस्ट वन, तो आपके पास 0.92 सबसे छोटा नंबर था, तो इससे मैंने सबको डिवाइड कर दिया। तो आपके पास थर्ड में ये बन जाता है 251, 251। अब यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला बच्चे यहाँ पे ना 251 लिखकर इसको छोड़ देते हैं, जिसमें एक मार्क पॉइंट उनका डिडक्ट हो जाएगा। तो आपने कार्बन लिखना है, कार्बन कितने हो गए आपके, कार्बन 2 है। ठीक है, C2, यहाँ पे ये कार्बन जो है ये 2 है, हाइड्रोजन 5 है और ब्रोमीन 1 है। हाइड्रोजन 5 और ब्रोमीन आपके पास 1 होंगे। अच्छा जी, इथेन एंड इथीन अंडरगोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद ब्रोमीन, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिएक्शंस। अब इथेन जब भी रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ, ठीक है, Br2 के साथ, तो इसकी कंडीशन इसको चाहिए, यूवी लाइट चाहिए, जिसकी वजह से ये बनाता है ब्रोमोइथेन और साथ में ब्रोमोइथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। ठीक है, तो आपने ये बताना है, ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्यों ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं? क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इथेन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आपने यहां पे लिख देना है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब नेक्स्ट इसमें दूसरा जो है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन दूसरे के हम लोग बता देते हैं कि यहां पे इथीन जो है, इथीन जब रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ, इथीन एक्वस ब्रोमीन यहां पे लिखना है, एक्वस, ठीक है, प्लस एक्वस ब्रोमीन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, इसको कोई नेसेसरी कंडीशन नीडेड नहीं होती, और यहां पर इथीन जो है Br2 के साथ रिएक्ट करके डाई ब्रोमो इथीन बना देता है, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है ब्रोमो इथीन। और यहां पे इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म, एडिशन रिएक्शन। ये क्यों है? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे इन दोनों का ब्रोमीन के साथ ना एक और चीज मैं आपको बता दूं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या है कि जब आप अल्केन के अंदर इथेन में एक्वस ब्रोमीन ऐड करते हैं, एक्वस ब्रोमीन, ठीक है, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होता, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। बट यहां पर यही जब आप इथीन में एक्वस ब्रोमीन ऐड करते हैं, एक्वस ब्रोमीन, तो ये क्या करता है, इट डीकलराइजेस, ठीक है, मतलब ब्रोमीन का कलर डीकलराइज हो जाएगा, डीकलराइज मतलब इथीन का कलर ऑरेंज टू डीकलराइज या कलरलेस हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है, आखिरी क्वेश्चंस पे हम लोग पहुंच गए हैं। ये अब एक्सपेरिमेंट आपने बड़ी मर्तबा देख लिया होगा, कॉपर की कैन है, थर्मोमीटर लगा है, वाटर है, स्प्लिट बर्नर है और इसमें लिक्विड फ्यूल है। अच्छा जी, this is the student method. Pour some water into the copper can, record the mass of split burner and fuel, measure the initial temperature of the water, place the split burner under the copper can and light the burner, ठीक है। उसके बाद stop heating the water when the temperature is 30, record the new mass of the split burner as fuel। अच्छा जी, अब the student repeat the experiment with different fuels, explain two variables the student should control to make a valid test। अब उसने क्या किया कि एक तो डिफरेंट फ्यूल लिए हैं, और आप मुझे बताएं कि सेम टेस्ट के लिए हम लोग एक तो वाटर सेम रख सकते हैं, ठीक है, और उसने फ्यूल डिफरेंट किए, तो कॉपर कैन है तो कॉपर की ही हम लोग कैन यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके वैलिड टेस्ट के रीजंस पूछ रहा है आपसे, तो इसको भी देख लेते हैं एक मरतबा, ठीक है। वैलिड टेस्ट के रीजंस क्या हैं, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे, ठीक है। अगर आपने जस्ट वाटर वही वॉल्यूम सेम होना चाहिए, सो द सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल हीट इज रिक्वायर्ड, यही वो पेयर 1 बनेगा। और पेयर 2 में स्टिर द वाटर सो द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वाटर, या पेयर 3 में आप ये भी लिख सकते हैं, टू मेक श्योर द स्प्लिट बर्नर इज द सेम डिस्टेंस टू द कॉपर कैन सो द सेम अमाउंट ऑफ हीट लॉस occur, एनी अदर एक्सेप्टेबल एंड द विक इज द सेम हाइट, ठीक है। और रेफरेंस टू टाइम अगर आपने लिख दिया वो इग्नोर हो जाएगा, तो ये मार्क पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, और हर पेपर में इसने दिया हुआ है, 100% चांसेस है 2026 के पेपर में ये आएगा। क्यू का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, मैस आपने कौन सा लेना है आप यहाँ पे। अब वॉल्यूम ऑफ आपको वाटर दिया हुआ है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर का वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज अ मैस ऑफ 1 ग्राम, तो इसका मतलब मैस आपका ये है, तो मैस आपका 100 हो गया, मैंने मैस की वैल्यू यहाँ पे 100 लिख दी है, और सी की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी हुई है 4.2, मैंने 4.2 मेंशन कर लिया। अब डेल्टा टी कहां से लेंगे, डेल्टा टी आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो 30 माइनस 18 आपका डेल्टा टी है, और ये आपके पास 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 12 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर आ गया। अब आपने इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर किस में रिक्वायर है भाई, जॉल्स में, ठीक है। तो जो भी अभी आंसर आएगा वो आपका जॉल्स में ही आएगा, विच इज 5040 आ जाएगा, ठीक है, 5040, ठीक है, ये जॉल्स में आ गया आपका आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे कोई उसने चीज नहीं बताई कि राउंड ऑफ करो या फिर ना करो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे ये राउंड ऑफ करने की, इन दोनों से में से कोई आंसर आप लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे डेल्टा एच का फॉर्मूला जब भी आगे Q के आगे डेल्टा एच का फॉर्मूला है Q ओवर N होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू Q ओवर N, N होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स कैसे निकालने हैं, मोल्स आपने निकालने हैं मैस ओवर एमआर। अब आपने देखना है कि क्या आपके पास इथानॉल का एमआर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, विच इज 46, मैंने एमआर लिख दिया। अब मैस मैं कहां से देखूंगा, मैस मुझे यहाँ पे इनिशियल और फाइनल दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल कर लेना है, विच इज 38.52 माइनस 38.29, तो ये आपके पास मैस ऑफ आपका ये इथानॉल आ जाएगा, क्योंकि स्प्लिट बर्नर से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे मैस ऑफ इथानॉल आपके पास बाकी रह जाएगा, सॉरी स्प्लिट बर्नर साथ ही रहेगा। अच्छा, अब आपके पास ये आंसर क्या आता है, इसको भी हम लोग टाइम सेव करने के लिए देख लेते हैं। आंसर 0.23 आया है हमारे पास, 0.23 ग्राम्स, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे लगा लेता हूँ 0.23, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास इथानॉल का मैस आ जाएगा, इथानॉल विच इज 0.005, ठीक है, ये मोल्स आ गए।
अब क्यू की वैल्यू मेरे पास यही है 5040, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास जो भी क्यू की वैल्यू होगी आपने इसको 1000 पे डिवाइड करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां पे क्यों डिवाइड करना है, इसको क्या रीजन पड़ी है, हम इसको जॉल्स में भी लिख दें तो क्या गलत, सॉरी क्या ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं बेटा, यहां पे इसको 1000 से डिवाइड करना जरूरी है क्योंकि यहां पे डेल्टा एच आपका किलो जॉल्स में रिक्वायर है, जॉल्स में रिक्वायर नहीं है, और हमारा आंसर जॉल्स में था। तो आपने जब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1008। अच्छा जी, अब बच्चे क्या करेंगे, यहां पे 1008 लिख के, सर हमने तो सही लिखा था यहां पे, और यहां पे मिस्टेक होगी भाई। यहां पे मिस्टेक क्या होगी, एक नंबर हमारा क्यों चला गया 5 में से, तो आपने ये भी बताना है कि ये जो रिएक्शन हुआ है ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगाना होता है, ये हमें कैसे पता लगेगा। आपने देखना है कि टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 18 था और फाइनल आपका इंक्रीज हो रहा है। तो जब आपका फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो तो इसका मतलब होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यू हैव टू प्लेस माइनस हियर, ठीक है। तो यहां पे माइनस आपने मार्क करना है। तो आपका ये पेपर खत्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आपको समझ भी आ चुकी होगी और प्लीज इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।